वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम नेशनल इनकम से संबंधित लगभग 35 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से 35 एमसीक्यूज हैं जिसे आज के इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का जो हमारा प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था में सम्मिलित नहीं होता है। देखिए, राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो गया कि जो भी आर्थिक लेन देन होते हैं वो देश की भौगोलिक सीमा में होते हैं, आयात निर्यात नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लेन देन होता है उसमें C+I+G को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, पारिवारिक क्षेत्र होता है, घरेलू क्षेत्र, फिर फर्मों को सम्मिलित किया जाता है और सरकार को सम्मिलित किया जाता है। विदेशी क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कारक आय नहीं है। ठीक है, इनमें से कारक आय या साधन आय नहीं है। ठीक है, साधन आय कौन सी होती हैं? जो उत्पादन के साधनों को उनके योगदान के बदले मिलती हैं। जैसे रेंट किसको मिलता है? लैंड को मिलता है, भूमि को मिलता है। वेज मजदूरी किसको मिलती है? श्रम को मिलती है। लाभ किसको मिलता है? एंटरप्रेन्योर को, उद्यमी को। तो ये सारी साधन आय हैं। विदेशों से जो उपहार प्राप्त हुआ है उसको साधन आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में सम्मिलित हैं। ठीक है, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब अर्थव्यवस्था में केवल दो क्षेत्र हैं, हाउस होल्ड और फर्म, घरेलू क्षेत्र और फर्म हम कह सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में हम प्लस कर देंगे सरकार को, और चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में क्या होगा? जो फॉरेन सेक्टर होता है, नेट एक्सपोर्ट को भी हम सम्मिलित करेंगे। नेक्स्ट देखिए, वास्तविक प्रवाह को किस नाम से जाना जाता है? रियल फ्लो जो होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? भौतिक प्रवाह। एक जैसे पारिवारिक क्षेत्र हैं, घरेलू क्षेत्र हैं, उनके पास में जो उत्पादन के साधन होते हैं उनका फर्मों की ओर प्रवाह क्या होगा? वास्तविक प्रवाह होगा। एक फर्म के द्वारा वस्तु एवं सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है घरेलू क्षेत्र के लिए क्या है? वास्तविक प्रवाह। तो वास्तविक प्रवाह को हम मात्रात्मक रूप में मापते हैं, फिजिकल फ्लो हम कह सकते हैं, भौतिक प्रवाह होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से उपभोग क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, उपभोग क्षेत्र कौन सा होता है? घरेलू क्षेत्र को हम कह सकते हैं, पारिवारिक क्षेत्र को हम कह सकते हैं, ऑप्शन ए। अगला है, वास्तविक प्रवाह दर्शाता है साधन सेवाओं का प्रवाह। ठीक है, वास्तविक प्रवाह जो रियल फ्लो होता है वो क्या बताता है कि साधनों का जो प्रवाह होता है, साधनों के स्वामी कौन होते हैं? घरेलू क्षेत्र। तो घरेलू क्षेत्र से फर्मों की ओर, ठीक है, व्यावसायिक फर्मों की तरफ साधनों का जो प्रवाह होता है उसे हम कहेंगे वास्तविक प्रवाह। ठीक है, हाउस होल्ड्स टू फर्म्स, घरेलू क्षेत्र से फर्मों की ओर साधनों का जो प्रवाह होगा उसको हम कहेंगे वास्तविक प्रवाह। अगला देखिए, निम्न में से बाजार कीमत एवं साधन लागत में अंतर का प्रमुख कारण क्या होता है? कि बाजार कीमत में क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर जुड़ा होता है, जबकि जो अनुदान होता है उसको हम माइनस करते हैं, हमारे पास में क्या आ जाता है? साधन लागत। तो बाजार कीमत और साधन लागत में जो अंतर होता है वो अप्रत्यक्ष कर और अनुदान के कारण होता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला है, यदि साधन लागत बाजार कीमत से अधिक है तो इसका अर्थ क्या होगा? ठीक है, फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या होगा? अब देखिए, यहाँ पे बाजार कीमत कम है, इसका मतलब क्या हो गया कि बाजार कीमत में अप्रत्यक्ष कर जुड़ा होता है, और जब अप्रत्यक्ष कर की राशि कम होती है, ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें होना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक है, इसको एक बार और चेक कर लेना आप। अगला देखिए, अंतिम वस्तु वे होती हैं जो या तो उपभोग के लिए प्रयोग की जाएगी या उत्पादकों के द्वारा निवेश करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, तो उपभोग में भी हो सकता है और निवेश भी, मतलब अंतिम वस्तुओं के जो प्रयोगकर्ता होते हैं वो कौन होते हैं? उपभोक्ता हो सकते हैं, उत्पादक भी हो सकते हैं।
जैसे एक ट्रैक्टर का प्रयोग अगर किसान के द्वारा किया जा रहा है तो ट्रैक्टर अंतिम वस्तु है, लेकिन ये एक तरह से निवेश इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयोग की गई हैं। तो अंतिम वस्तुएं उपभोग और निवेश दोनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। अगला है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जो होती हैं वो किसका अंतर होती हैं? विदेशों से हमको साधन आय कितनी प्राप्त होती हैं और विदेशों को हमने कितना भुगतान किया है, विदेशी साधनों को जो भुगतान किया गया है, इन दोनों का अंतर को हम क्या कहेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगला है डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास क्या होता है? ठीक है, मूल्यह्रास क्या होता है? एक उत्पादक की जो स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं इनका निरंतर प्रयोग करने से उनमें जो भी टूट फूट से जो हानि होगी उसको हम क्या कहेंगे? मूल्यह्रास कहेंगे, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है बाजार कीमत एवं साधन लागत बराबर होती हैं जब, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? बाजार कीमत और साधन लागत बराबर कब होगी? जब अप्रत्यक्ष कर नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों स्थिति फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे देखिए न तो अनुदान होना चाहिए न अप्रत्यक्ष कर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका है अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स और हिंदी में हमारा है अप्रत्यक्ष कर और अनुदान। जब दोनों नहीं होंगे तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में कोई अंतर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए निम्न में से हस्तांतरण आय का उदाहरण है, ठीक है। हस्तांतरण आय क्या होती हैं? बिना उत्पादन क्रियाओं में योगदान के बदले में जो आय भुगतान की जाती हैं, जैसे कि बेरोजगारी भत्ता हो गया, ठीक है। दीपावली के टाइम में कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है, या फिर एक उत्पादक या जो एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति की जाती है। तो ये सब एक तरह से क्या है? हस्तांतरण आय के उदाहरण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण है। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं? जो उत्पादन प्रक्रिया में दूसरी वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए कच्चे माल के रूप में एक तरह से प्रयोग की जाती हैं, या जिनकी पुनः बिक्री की जाती हैं, जिनके मूल्य में वृद्धि संभव होती है, उनको हम क्या कहते हैं? मध्यवर्ती वस्तु हम कह सकते हैं। तो सेकंड हैंड को कार डीलर के द्वारा अगर कार की बिक्री, ठीक है, बिक्री के लिए अगर वो खरीद करता है तो ये भी एक तरह से क्या है? मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण होगा, ठीक है। सेकंड हैंड कार डीलर जो है वो क्या कर रहा है? कार को बिक्री के लिए वो खरीद रहा है। फ्लाई ओवर बनाने के लिए सीमेंट और स्टील का प्रयोग किया जाता है, ये भी मध्यवर्ती वस्तु में आएगा। किसान के द्वारा उर्वरक की खरीद की जाती है, मतलब यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला देखिए निम्न में से कौन सा समग्र राष्ट्रीय आय को बताता है? ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या होती है? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। और वर्तमान समय में अगर हम देखें, भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो राष्ट्रीय आय को मापने के लिए अभी जैसे बाजार कीमतों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाने लगी है। नेक्स्ट है यदि विदेशों से प्राप्त आय विदेशों को भुगतान की गई आय के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, भारत के द्वारा अगर विदेशियों साधनों को भुगतान किया गया है 100 रुपये के बराबर और प्राप्त भी हुआ है विदेशों से 100 रुपये के बराबर, तो ये जो विदेशों से प्राप्त आय हैं NFIA वो कितनी है? 0 है। इसका मतलब क्या हो गया? राष्ट्रीय आय और घरेलू आय क्या होगी? बराबर होगी। इसी तरीके से NDPFC में अगर हम डेप्रिसिएशन को जोड़ दें तो ये हमारा हो जाएगा GDP फैक्टर कॉस्ट और ये GNP फैक्टर कॉस्ट के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों में अंतर किसका होता है? NFIA। और NFIA कितना है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय कितनी है? 0 है। इसका मतलब ये दोनों समान होंगे, तो ये भी सही है। और फिर NDP फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, तो ये हमारा हो जाएगा GDP फैक्टर कॉस्ट और GNP मार्केट प्राइस। ठीक है, ये कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पे अगर फैक्टर कॉस्ट होता तो ये दोनों भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा हुआ है। अगला देखिए निगम कर किसका भाग नहीं है? ठीक है, निगम कर जो है इनमें से किसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा?
ठीक है, तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत निगम कर, व्यक्तिगत आय के अंतर्गत यहाँ पे घरेलू आय हैं और ये हैं निजी आय। ठीक है, तो इनमें से निगम कर जो होता है वो पर्सनल इनकम, ठीक है, व्यक्तिगत आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। ठीक है, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय का मतलब एक राष्ट्र के द्वारा जो आय प्रयोग की जा सकती हैं, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर यूज किया जा सकता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी प्रयोग किया जा सकता है, और जो सेविंग्स है उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, पहला सही है। दूसरा, नेशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और सेविंग्स को यूज किया जा सकता है, नेशनल इनकम और नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी जो है वो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय के बराबर होंगे। अगला है, बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय आय में से यदि अनुदान को जोड़ा जाए और अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास में है NNP मार्केट प्राइस, इसमें सब्सिडी को जोड़ दें और इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें, घटा दें, तो ये जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, NNP फैक्टर कॉस्ट के। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी। अगला देखिए, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में घरेलू आय राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। ठीक है, घरेलू आय जो होगी वो राष्ट्रीय आय के बराबर होगी। तो ऐसा कब हो सकता है, जब अर्थव्यवस्था किस प्रकार की हो, बंद अर्थव्यवस्था हो, जिसमें विदेशों से लेन देन नहीं होता है। नेक्स्ट है, घरेलू साधन आय किसको कहा जाता है, NDP फैक्टर कॉस्ट को कहा जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है, निम्न में से राष्ट्रीय आय का घटक है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में किसको सम्मिलित किया जाएगा इनमें से, तो देखिए, बेरोजगारी भत्ता को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, वृद्धावस्था पेंशन को भी नहीं किया जाएगा, छात्रवृत्ति को भी नहीं किया जाएगा। ये सभी क्या है, हस्तांतरण भुगतान है, ट्रांसफर पेमेंट है, लाभ जो है वो सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय आय से कम होता है, NDP फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, NNP फैक्टर कॉस्ट से कम कब होगा। ठीक है, NDPFC जो है वो कम होगा किससे, NNPFC से। तो ऐसा कब हो सकता है, जब क्या हो, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय जो है वो क्या है, ऋणात्मक। ठीक है, तो इसमें से अगर हम चेक कर लेते हैं एक बार, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय वो क्या है, धनात्मक। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि आपका जो NDP फैक्टर कॉस्ट है वो कितना है, 100 है। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, विदेशों से प्राप्त आय माना कि कितनी है, +20 है, इसको जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 120। तो ये 120 क्या है, राष्ट्रीय आय, और ये 100 क्या है, NDP फैक्टर कॉस्ट। तो देखो, राष्ट्रीय आय ज़्यादा है और NDP फैक्टर कॉस्ट कम है। ऐसा कब हो सकता है, जब हमारा जो ये विदेशों से प्राप्त कारक आय हैं वो अगर धनात्मक होगी, तब क्या होगा, NDP फैक्टर कॉस्ट जो है वो NNP फैक्टर कॉस्ट से कम होगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय आय बराबर होती है घरेलू उत्पाद एवं विदेशों से प्राप्त कारक आय के जोड़ के, या फिर घरेलू उत्पाद और विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय के जोड़ के। ये सही लग रहा है। ठीक है, ये एक तरह से हो गया आपका NDP फैक्टर कॉस्ट में विदेशों से प्राप्त जो हुआ है NFIA को भी अगर हम प्लस कर दें, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय होना चाहिए। ठीक है, तो उसको जोड़ने पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, राष्ट्रीय आय आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखिए 25वां, वह शुद्ध राशि जो घरेलू क्षेत्र के लिए उपभोग तथा बचत के लिए उपलब्ध होती है। ठीक है, घरेलू क्षेत्र जिसका प्रयोग कर सकता है उसको हम क्या कहेंगे, खर्च योग्य आय कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत खर्च योग्य आय।
अगला देखिए, जीएनपी एक्सीड्स एनएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो हैं वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक होता है। ठीक है, वो किस कारण से अधिक हो सकता है इनमें से? तो देखिए, सकल और शुद्ध में जो अंतर होता है वो होता है डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास के कारण। तो यहाँ पे आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, सकल निवेश और शुद्ध निवेश में अंतर के कारण। अगला देखिए, जीडीपी एमपी 1000 रुपये हैं, सब्सिडी 50 हैं, तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट कितना होगा? तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? जीडीपी मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे नहीं है, और सब्सिडी को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आय विधि को जाना जाता है। ठीक है, आय विधि को हम क्या कह सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड कह सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अवितरित लाभ का पर्यायवाची है। अवितरित लाभ जो होता है उनको हम निजी निगमों की बचत कह सकते हैं, रिजर्व्स और सरप्लस कह सकते हैं, रिटेन अर्निंग कह सकते हैं। यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। ठीक है, इसको फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, वैसे सही है फिर भी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय में क्या करते हैं हम? जो उत्पादक क्रियाएं होती हैं उन्हीं को सम्मिलित करते हैं। तो लॉटरी से जो आय प्राप्त होगी उसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। डेयरी शॉप द्वारा दूध की खरीद पे जो व्यय किया गया है वो मध्यवर्ती व्यय है, क्योंकि वो डेयरी शॉप दूध को क्या करेगी? उपभोक्ताओं को बेचने के लिए खरीद रहे हैं, इसको भी सम्मिलित नहीं करेंगे। राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, इसको भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ये हस्तांतरण भुगतान है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, वितरित लाभ, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है? जो शेयर धारकों में वितरित कर दिया जाता है। ठीक है, जिसको हम डिविडेंड कह सकते हैं, लाभांश कह सकते हैं, बी। अगला है, निम्न में से कौन सी आय घरेलू आय में सम्मिलित की जाएगी? डोमेस्टिक इनकम में इनमें से हम कौन सी अर्निंग को सम्मिलित करेंगे? विदेशों से प्राप्त आय को सम्मिलित नहीं करते हैं, आकस्मिक जो लाभ होते हैं उनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा, सेवानिवृत्ति पर जो पेंशन होती है, ठीक है, इसको सम्मिलित किया जाएगा। देखिए, जो वृद्धावस्था पेंशन होती है उसको सम्मिलित नहीं करते हैं, लेकिन पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ठीक है, सेवानिवृत्ति पर जो पेंशन होगी उसको सम्मिलित किया जाएगा, और पूंजीगत जो लाभ होते हैं उसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय आय मापने की व्यय विधि जो है वो किसके ऊपर फोकस करती है? व्यय के ऊपर। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है अतः भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगी? तो डिस्पेंसरी द्वारा जो मेडिकल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। एक गृहिणी द्वारा घरेलू कार्य जो किया जा रहा है उसको हम आर्थिक क्रिया में सम्मिलित नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बदले में कोई भुगतान नहीं किया जाता है। फिर आज के वीडियो में हमारा जो अंतिम प्रश्न है, पुरानी वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री पर ब्रोकर के कमीशन को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि ठीक है, पुरानी वस्तुओं को अगर खरीदा बेचा जाता है तो खरीदने बेचने से जो आय प्राप्त होती है, जो व्यय किया जाता है पुरानी वस्तुओं की खरीद पर, उसको तो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। लेकिन इन वस्तुओं को खरीदने बेचने के ऊपर अगर ब्रोकर का कोई कमीशन होता है तो उसको सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि ब्रोकर का जो योगदान है उसने एक तरह से क्या किया है? ब्रोकर ने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। ठीक है, तो ब्रोकर का जो कमीशन है वो उसकी सेवाओं के बदले दिया जा रहा है, इसलिए ब्रोकर को दिए जाने वाले कमीशन को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि यह उत्पादक क्रियाओं से प्राप्त होने वाली आय है। ठीक है, यहाँ पे आय सही कर लीजिए, आय है। ठीक है, बाकी उन जो पुरानी वस्तुओं को खरीदने पर जो व्यय किया जाएगा उसको शामिल नहीं करेंगे राष्ट्रीय आय में। पुरानी वस्तुओं की बिक्री से जो आय प्राप्त होगी उसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे कि एक बाइक है, उसको एक ब्रोकर क्या करता है?
30,000 रुपए में एक ग्राहक को बिकवा देता है, और 30,000 रुपए ग्राहक को अगर बिकवाता है तो इस 30,000 को राष्ट्रीय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, लेकिन इस 30,000 को बेचने पर ग्राहक जो है वो क्या करता है, ब्रोकर को 500 रुपए का कमीशन देता है। तो ये जो 500 रुपए हैं वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा ब्रोकर की सेवाओं के कारण। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और हम एमसीक्यूज को देखेंगे।